जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 2, 2 के बाद में दिया गया है 4, 4 के बाद में दिया गया है 12, 12 के बाद में दिया गया है 48 और 48 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 2, 2 से कितना बन रहा है 4, तो 2 से 4 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 2 दूना के 4। इसी प्रकार से आगे देखिए 4 से कितना बन रहा है 12, तो 4 से 12 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें 3 गुना करें तो यहाँ पर बन जाएगा 4 तिये 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 48 से, तो 12 से 48 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 का क्या कर दें 4 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 12 चौक 48। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 48 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं है ना, सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ 2 गुना, उसके बाद में क्या हुआ 3 गुना, उसके बाद में क्या हुआ 4 गुना। यानी कि यहाँ पर संख्याएं कंटिन्यू चल रही हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, 4 गुना के बाद में यहाँ पर हो जाएगा 5 गुना। यानी कि 48 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 48 का क्या कर दें 5 गुना कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे 48 का कर देंगे 5 गुना, तो 48 का 5 गुना करेंगे तो 48 पंजे यहाँ पर बन जाएगा 240। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 240। अब इसी प्रकार से यदि हम आगे कंटिन्यू देखें तो क्या 240 के बाद में यहाँ पर 1440 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए 4 गुना के बाद में क्या हुआ 5 गुना। अब इसी प्रकार से 5 गुना के आगे हम क्या कर देंगे 6 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 240 का 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1440। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 240। अब हमें देखना है कि संख्या 240 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 240 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे पास याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सीरीज के अंदर ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 20, 20 के बाद में दिया गया है 27, 27 के बाद में दिया गया है 13, 13 के बाद में दिया गया है 34 और 34 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 20, 20 से कितना बन रहा है 27,
20 से 27 कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिए, यदि हम 20 में क्या कर दें प्लस 7 कर दें तो 20 और 7 मिलकर बन जाएगा 27। इसी प्रकार से आगे देखिए 27 से कितना बन रहा है 13, तो 27 से 13 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 27 में से क्या कर दें 14 को माइनस कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 34, तो 13 से 34 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 में क्या कर दें प्लस 21 कर दें तो 13 और 21 मिलकर बन जाएगा 34। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 34 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +7, उसके बाद में -14, उसके बाद में +21, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, सबसे पहले चल रहा है प्लस, उसके बाद में माइनस, फिर प्लस, तो अब कंटिन्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी कि प्लस माइनस। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है +7, उसके बाद में -14, यानी कि 7 से कितना बन रहा है 14, 7 से 14 बनेगा कैसे? तो यहाँ पर देखिए 7 में 7 को ऐड कर देंगे तो 7 और 7 मिलकर बन जाएगा 14, 14 से कितना बन रहा है 21, 14 से 21 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 14 में क्या कर दें +7 कर दें तो 14 और 7 मिलकर बन जाएगा 21। इसी प्रकार 21 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए सभी में +7 हुआ, तो 21 से अगली संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 21 में भी कर देंगे +7, तो 21 और 7 मिलकर बन जाएगा 28, यानी कि 21 के बाद में यहाँ पर होगा -28, यानी कि अब कंटिन्यू चलेगा +7 -14 +21 -28। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे? यदि हम 34 में से क्या कर दें 28 को घटा दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, 34 में से हमें क्या करना है -28 करना है, तो 34 में से 28 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 6। अब हमें देखना है कि संख्या 6 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 6 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026-27 को क्रैक करना चाहते हैं, पहली बार के अंदर तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए करीब ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और ये कंप्लीट मास्टर आपको बिल्कुल फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाला है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप एग्जाम से पहले इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। जॉन अपनी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर और ऊपर से 33वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में आसानी से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई फॉर्मूला है T बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस
1। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। जब भी आपसे पूछा जाए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं तो ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में बोल रहा है कि जॉन अपनी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जॉन नीचे से अपनी कक्षा में किस स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। इसी प्रकार से आगे बोल रहा है कि ऊपर से 33वें स्थान पर है। यानी कि जॉन ऊपर से किस स्थान पर है, 33वें स्थान पर है। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, ये तो हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। यानी कि ये तो हो जाएगा बायां, ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो है ये हो जाएगा दायां। यानी कि आर भी आपके सामने दिया गया है और एल भी आपके सामने दिया गया है। तो टी यानी कि टोटल आप आसानी से निकालोगे। कैसे, देखिए यहाँ पर कुल विद्यार्थी अपने को निकालना है, टोटल निकालना है। तो यहाँ पर L कितना दिया गया है, L दिया गया है 33। तो L के स्थान पर हम रखेंगे 33। उसके बाद में प्लस में क्या है R, R कितना दिया गया है, R दिया गया है 21। तो R के स्थान पर रखेंगे 21। उसके बाद में क्या है, माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए T बराबर क्या हो जाएगा, पहले कोष्टक को यानी कि ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 33 और 21 मिलकर बन जाएगा कितना, 54। उसके आगे दिया गया है माइनस का 1। तो यहाँ पर देखिए T बराबर कितना बच जाएगा, 54 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 53। यानी कि जॉन की कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 53। अब हमें देखना है कि 53 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 53 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 2 का संबंध 10 के साथ में, उसी प्रकार से 4 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। कैसे, क्योंकि मैंने आपको काफी बार बताया कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 2 से यहाँ पर 10 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 2 से यहाँ पर 10 बना है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि 4 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 90% स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ पर बोलेंगे कि सर यदि हम 2 के अंदर क्या कर दे, +8 कर दें तो 2 और 8 मिलकर बन जाएगा 10। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, इस 4 के अंदर, और इस 4 से क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम जिस प्रकार से 2 के अंदर +8 किया गया है उसी प्रकार से 4 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +8 कर देंगे। तो 4 और 8 मिलकर बन जाएगा 12। क्या हमें किसी ऑप्शन के अंदर 12 दिया गया है, तो नहीं सर, किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 12 नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई याद रखना, जब भी इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। मैंने आपको काफी बार बताया कि सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि 2 से यहाँ पर 10 कैसे बना है। तो 2 से यहाँ पर 10 बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 2 का किया गया है क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब होता है कितना, आप सभी को पता है 2 का क्यूब होता है 8, और इस 8 के अंदर इसी 2 को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 8 के अंदर 2 को जोड़ देंगे तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 4 के अंदर और इस 4 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 4 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई याद रखना 4 का क्यूब होता है 64, और इसी 64 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 4 को ऐड कर देंगे। तो 64 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो 64 और 4 मिलकर बन जाएगा 68। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 68। अब हमें देखना है कि संख्या 68 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर, संख्या 68 हमें दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यानी कि यहाँ पर इस पांचवें प्रश्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि इन चारों समुच्चयों में से किस समुच्चय की संख्याएं इन दोनों समुच्चयों के समान हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। अब आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। यहाँ पर बोला गया है कि जिस प्रकार से इन दोनों समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं, इसी प्रकार से इन चारों समुच्चयों में से किस समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर पहले समुच्चय के अंदर हमें संख्या दी गई है 13, 39, 3। तो ये आपस में कैसे संबंधित हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहले समुच्चय में देखिए पहली संख्या है 13 और तीसरी यानी कि 3 नंबर या लास्ट में जो संख्या है वो है 3। तो यहाँ पर देखिए यदि हम पहली और आखिरी संख्या को आपस में गुणा कर दें, यानी कि 13 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 39 है, जो कि यहाँ पर बीच में दिया गया है। यानी कि पहले समुच्चय में पहली और आखिरी संख्या को आपस में यदि हम गुणा कर देंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार से हम दूसरे समुच्चय के अंदर देखेंगे तो दूसरे समुच्चय में संख्या दी गई है 15, 75 और 5। तो यहाँ पर भी देखिए पहली और आखिरी संख्या को आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो पहली संख्या है 15 और आखिरी यानी कि तीसरे नंबर की संख्या है 5। तो 15 और 5 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 15, 5 75 है। और ध्यान से देखिए 75 इन दोनों के बीच में यहाँ पर दिया गया है। यानी कि हमें क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से ऐसी संख्या चुन रही है जिसकी पहली और आखिरी संख्या को आपस में गुणा करें तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन ए में संख्या दी गई है 5, 25 और 15। तो यहां पर देखिए पहली और आखिरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 5 और 15 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 15, 5 75, जबकि बीच में हमें दिया गया है 25। तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में हमें संख्या दी गई है 10, 35 और 3। तो पहली और आखिरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे तो 10 3 कितना बन जाएगा, 30, जबकि बीच में दिया गया है 35। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है 12, 36 और 3। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिए 12 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 12 3 36, जो कि बीच के अंदर दिया गया है। यानी कि ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों समुच्चयों की संख्याओं को जिस प्रकार से सोल्व किया गया है उसी प्रकार से जो ऑप्शन सी दिया गया है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं सेम दोनों समुच्चयों के समान ही सोल्व की गई हैं। तो यहां पर पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, जिसके अंदर विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम और ऑप्शन डी है
सोडियम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। बालू में खनिज पाया जाता है थोरियम। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग कहाँ स्थित है, या फिर किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिकन रेल सुरंग स्थित है जापान देश में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मई को, ऑप्शन बी है 21 मई को, ऑप्शन सी है 8 मई को, और ऑप्शन डी है 12 मई को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है नीरजा भनोट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप सभी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी नीरजा भनोट। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या है 11। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि कल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। कल्लू घाटी स्थित है धौलाधार तथा पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणियां हैं इनके बीच में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? ऑप्शन ए है बिहार राज्य का, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य का, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र राज्य का। तो मेरे भाई दूसरा स्थान है किसका? महाराष्ट्र राज्य का। यानी कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र
पाया जाता है, या सर्वाधिक वन क्षेत्र किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए, यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जाएंगे। और यदि आप इन 15 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्जाम से पहले इन 25,000 प्रश्नों को आप एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे या फिर पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाणेश्वर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन सी है डूंगरपुर में और ऑप्शन डी है करौली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, बाणेश्वर मेला आयोजित किया जाता है डूंगरपुर में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफिल सूर्य के किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, क्लोरोफिल सूर्य के लाल और नीले रंग के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।